नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सोलर सिस्टम को पढ़ा था कि सोलर सिस्टम को अलग अलग प्लैनेट के बारे में स्टडी किया था, हमने अर्थ के बारे में भी स्टडी किया था, अलग अलग प्लैनेट्स के किस तरह से उनकी अपना किस किस स्टेज पर क्या क्या उनके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं। देशांतर अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं हम ग्लोब पर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका ग्लोब यानी कि मैप होता क्या है। मैप पढ़ते हैं, हमारा 2 टाइप्स का मैप होता है, एक होता है आपका पॉलिटिकल मैप एंड दूसरा होता है फिजिकल मैप। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉलिटिकल मैप, हिंदी में बोलते हैं इसे राजनीतिक और इसे भौतिक मैप। राजनीतिक मानचित्र व भौतिक मानचित्र। अब इनमें पढ़ते क्या है, राजनीतिक पॉलिटिकल मैप में क्या पढ़ते हैं हम, किसी भी देशों की सीमाओं का निर्धारण किस किस आधार पर होता है, तो उन सभी को किसके बेसिस पर पढ़ते हैं, देशों की सीमाओं का निर्धारण। वो किस मैप में पढ़ेंगे हम, पॉलिटिकल मैप में। और आपका फिजिकल मैप में आपका जितनी भी आपकी नदियां हैं, महासागर हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, इन सब की स्टडी हम करते हैं आपका फिजिकल मैप में। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे आपका अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं सब ये आपको दिख रही होंगी। अब हमें अक्षांश देशांतर रेखाएं क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या लाइंस होती हैं, इनका क्या यूज है। तो अक्षांश व देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं, जो किसी मौसम की किसी विशेष मौसम की घटनाओं के बारे में, किसी विशेष दूरी के बारे में, किसी आपका समय का निर्धारण किया जाता है इन रेखाओं के माध्यम से। तो सबसे पहले ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर जो रेखाएं क्षैतिज रूप से हॉरिजेंटली खींची जाती हैं वो रेखाएं कहलाती हैं आपकी लैटिट्यूड लाइंस, और जो लाइंस आपकी वर्टिकली खींची जाती हैं वो लाइंस कहलाती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन। यानी हिंदी में बोलते हैं हम लैटिट्यूड लाइंस को अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन को देशांतर रेखाएं। ठीक है। अब हमें क्यों पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये यहां से जो बीच के 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है एक काल्पनिक रेखा जिसे बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो क्या करती है कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। ऊपर के हिस्से को कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे के हिस्से को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो इन पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ क्षैतिज रेखा खींची जाती हैं, जिन लाइंस पर आने वाले विभिन्न कंट्रीज पर सेम मौसमी घटनाएं होंगी, सेम तापमान होगा, सेम वर्षा का इफेक्ट होगा। तो जो जितना भी इफेक्ट होगा वो सब कुछ सभी समान, तो वो उसको मेजर करने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसकी सहायता से हम उन मौसमी घटनाओं के बारे में पता लगा सकें। अब आपका होता है दूसरा पॉइंट आपका
लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस क्यों, देशांतर रेखा, देशांतर रेखाओं से क्या करते हैं कि आपका यहाँ से मान लीजिए कोई इवेंट या घटनाएं कोई इस समय पर यहाँ से इस डिस्टेंस पर आने वाले कंट्रीज, यहाँ पर कुछ इवेंट घटते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका 30 डिग्री देशांतर रेखा, 30 डिग्री देशांतर रेखा पर आने वाले विभिन्न कंट्रीज पर जो टाइम का समय का जो निर्धारण होगा वो कौन निर्धारण करेगी, आपका लैटिट्यूड लाइंस। तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है, आपका डिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं इन्हें देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस को। तो ये किस चीज का निर्धारण करती हैं, ये करती हैं आपका समय का निर्धारण। और अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, जलवायु का, क्लाइमेट का, और आपका दूरी का। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड लाइंस यानी कि अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर एक कोणीय दूरी से खींची गई समानांतर रेखाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, अक्षांश रेखाएं। ये जो इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, तो स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले हम अक्षांश रेखाएं। इस फिगर के माध्यम से हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं। मैं हेडिंग डाल देता हूं। ठीक है, अब ये अक्षांश रेखाएं, यहां पर ये देख रहे होंगे आप, ये 0 डिग्री जो पृथ्वी को दो हिस्सों में नॉर्थ व साउथ में विभाजित कर देती है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं हम, 0 डिग्री रेखा यानी कि इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं इसे विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा। अब इसी तरह से नॉर्थ पर हम एक डिग्री 2 डिग्री इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपका 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में बोलते हैं इसे कर्क रेखा। सेम इसी तरह से 23.5 साउथ में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे वो हिंदी में बोलते हैं हम मकर रेखा। अब इसी तरह से हम आगे ऊपर चलेंगे, ये आगे 66.5, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्किल, हिंदी में भी इसे आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त बोलेंगे। और इसी तरह से हम साउथ में जाएंगे 66.5, इसे बोलेंगे अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त। तो इस तरह से कुछ लोकेशन आपकी डिक्लेयर कर दी, काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये होता है आपका नॉर्थ पोल और ये हो जाता है आपका साउथ पोल। इसी तरह से ये यहां से 0 डिग्री से नॉर्थ में जो टोटल रेखाएं हैं, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है आपकी, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 यहां हो जाएंगी और आपका 90 यहां हो जाएंगी, साउथ में 90, नॉर्थ में 90, और प्लस आपका जो ये एक रेखा ये बचती है। तो टोटल जो रेखा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, 90 + 90 + 1 = 181। अब बात यहां से ये आती है कि ये आपका नॉर्थ पोल पर और ये साउथ पोल पर ये रेखाएं हैं, रेखाओं के रूप में नहीं, एक पॉइंट के रूप में, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर यानी कि पोल्स की ओर बढ़ते हैं तो इनकी
लेंथ कम होती चली जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर जब पोल्स पर आएगा तो इसकी लेंथ नेग्लिजिबल यानी कि नेग्लिजिबल मानी गई है, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु के रूप में मानी गई है। तो इसी वजह से इनको रेखाओं की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो इनको माना गया है पॉइंट। तो यहाँ से हम दो रेखाओं को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नॉर्थ पोल व साउथ पोल की रेखाओं को कंसीडर ना करते हुए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है आपकी? दो रेखाएं जब हम माइनस कर देंगे तो 179। टोटल कितनी अक्षांश रेखा हो जाएंगी? 179। अब ये रेखाएं सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इनके बारे में हम एक एक पॉइंट लिख लेंगे। समानांतर यानी समानांतर होती हैं, ठीक। अब इनके बीच में दो अक्षांश रेखाओं के बीच में डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी हो जाएगी आपकी 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पर अक्षांश रेखाओं से कि कौन कौन सी अक्षांश कितने कितने डिग्री पर बनती है। मैंने एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपका 23.5 पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 एंड साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आपका 66.5 आपका कौन सी हो जाए? आपका आर्कटिक सर्किल है, और 66.5 साउथ में आपका अंटार्कटिक सर्किल है। तो ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ये तो थी हमारी ओवरव्यू, एक हमने ले लिया आपका किसका? अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं अब देशांतर रेखा क्या है कि पृथ्वी के पोल से वर्टिकली यानी कि लंबवत खींची जाने वाली रेखाएं, इनकी डिस्टेंस, इनकी दूरी न घटती है न बढ़ती है, इनकी डिस्टेंस समान रहती है। तो यहां से ये जाती है आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री रेखा जो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम मेरिटाइन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे प्रधान यामोत्तर रेखा। मैंने बताया था आपको ये किसका निर्धारण करती हैं? ये रेखा करती हैं समय का निर्धारण। जो समय का निर्धारण होता है आपका कहां से होता है? आपका प्राइम मेरिडियन लाइन से, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये आपका गुजर के जाती है यहाँ से, यहाँ आपका पड़ता है यहाँ लोकेशन पर लंदन। लंदन से होकर गुजर के जाती है, लंदन से। और हमारे यहाँ जैसे जैसे हम अब यहाँ से ये जो 0 डिग्री रेखा देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को दो पार्ट्स में, जिस तरह से साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ में आपको अक्षांश रेखा ने डिवाइड कर दिया, तो इसी तरह से देशांतर रेखा आपको पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये आपका आ जाता है पूर्वी देशांतर, ये आता है पश्चिमी देशांतर। तो इसको इस तरह से पूर्व व पश्चिम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किसने? 0 डिग्री देशांतर रेखा ने। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ने। अब यहाँ से हम क्या होता है कि हमें समय का निर्धारण, मान लीजिए कि ये आपका 30 डिग्री यहां से 30 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इस 30 डिग्री पर आने वाले सभी कंट्रियों का जो टाइम होगा वो सेम होगा। अब यहां से जब हम इधर जाएंगे यानी पूरब की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है? बढ़ता है। समय पूरब की ओर जाने पर यहां इधर जाएंगे तो टाइम होगा आपका प्लस। अब इधर जाएंगे तो टाइम होगा आपका माइनस। ये होता क्यों है? मैं आपको बता देता हूं कि 0 डिग्री आपका यहां से समय का निर्धारण कहां से होता है? 0 डिग्री यहां से निर्धारण होता है। यहां से निर्धारण होने के बाद में हमें, अगर हम पूरा बैक साइड जाते हैं तो समय आपका घटता चला जाता, हम आगे जाएंगे तो समय बढ़ता चला जाता। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक देशांतर रेखाओं के माध्यम से 24 टाइम जोनों में बांट दिया गया है। 24 टाइम जोनों में, जबकि रसिया में
मैक्सिमम सर्वाधिक टाइम जोनों की संख्या 7, सर्वाधिक टाइम जोनों की संख्या 7। हमारा जो टाइम जोन आपका पड़ता है यहाँ इंडिया, हमारा जो समय मान इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो माना गया है वो 82.5 डिग्री आपका 0 डिग्री प्राइम मैरिटाइम टाइम से कितना आगे है आपका 82.5 डिग्री, जो इसको हम इसको कन्वर्ट करने के बाद में कितना आता है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का समय आपका 0 डिग्री प्राइम मैरिटाइम लाइन से आगे है। आगे होने की वजह से इतने टाइम जो डिफरेंस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम डिफरेंस, हमारा टाइम डिफरेंस लंदन के टाइम डिफरेंस से और हमारे इंडिया के टाइम डिफरेंस से कितने आवर्स का है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। क्यों? आपका 24 आवर्स में अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री, ठीक। अब 24 आवर्स में 1 आवर्स में कितना रोटेट करेगी आपका, ये आपका, इसको डिवाइड कर देंगे हम। अब आपका 15 डिग्री। अब इसी तरह से 60 आपको इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट को मिनट में कन्वर्ट करने के बाद में 60 मिनट, 1 आवर्स को हम 60 मिनट लिख देते हैं, 15 डिग्री। अब 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लेती है आपका 4 मिनट। अब जैसे हम 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री इधर आगे बढ़ते हैं, पूरब में बढ़ते हैं, तो 1 डिग्री 4 मिनट का समय प्लस होगा। अगर 1 डिग्री पश्चिम में जाते हैं तो 4 मिनट का समय डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हमारा टाइम डिफरेंस डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा 360। कुल देशांतर रेखाएं, अब इनके बीच में डिस्टेंस, दो देशांतर रेखाओं के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 11.141 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस होता है। अब नेक्स्ट इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि आपका इतना ये डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आपका अगर हम वेस्ट में ईस्ट में चलते हैं तो प्लस, वेस्ट में चलते हैं तो माइनस, ठीक है। ये इससे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं इस देशांतर रेखाओं से। तो ये तो थे आपके अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बारे में। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, रेखाओं के, हमने काल्पनिक रेखाओं के बारे में पढ़ लिया। अब इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आपका पृथ्वी का वातावरण। पृथ्वी का वातावरण क्या है कि पृथ्वी का वातावरण विभिन्न लेयरों से बना हुआ है। तो हम उन लेयरों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली लेयर होती है आपका ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। तो इनमें हमारे वातावरण में जो गैसों का प्रतिशत होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 21%, आर्गन गैस का 93%, कार्बन का 0.03%। अब इसमें हमारे इस वातावरण में एक रेडन गैस नहीं पाई जाती है, लेकिन जैसे हमारे पृथ्वी के भूमंडल में अर्थक्वेक जैसी प्रक्रिया, ज्वालामुखी जैसी प्रक्रिया होती है, तो एक हमारी गैस का उत्सर्जन होता है रेडॉन। रेडॉन गैस की मात्रा जब हमारा पृथ्वी पर अर्थक्वेक आता है तो रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी सहायता से हम अर्थक्वेक का पता लगा लिया जाता है।
तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि अर्थ हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली विभिन्न विभिन्न लेयर्स। तो सबसे पहले हम लेयर्स, ये आपका सबसे पहले हमारा 0 से 8 किलोमीटर कौन सा आपका ट्रोपोस्फीयर वातावरण, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। अब आपका यहाँ से 8 से 18 किलोमीटर तक, 8 से 18 किलोमीटर तक यहाँ तक पाया जाता है आपका ट्रोपोस्फीयर। 18 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे बोलते हैं हम समताप मंडल। 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है आपका मेसोस्फीयर, जिसे मध्य मंडल बोलते हैं। 80 से 640 के बीच में पाया जाता है आपका आयनोस्फीयर, जिसे आयन मंडल बोलते हैं। अब इसके बाद में आपका 640 से 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है आपका 1000 किलोमीटर से एक्सोस्फीयर, जिसे हम बाह्य मंडल बोलते हैं। अब इनमें होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं, कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं आपका ट्रोपोस्फीयर में। क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मैं केवल वही आपको बता देता हूं। यहाँ पर जितनी भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं सारी की सारी मौसमी घटनाएं किस में होती हैं आपका क्षोभ मंडल में। 95% गैसों का मिश्रण जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। अब 95% गैसों का मिश्रण क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरी कौन सी है समताप मंडल। समताप मंडल को बेसिकली टू क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, 18 से 30 तक और आपका 30 से 50 किलोमीटर तक। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे जेट पवन जो होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे से हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। टेम्परेचर जैसे अर्थ सरफेस ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर जाने का 18 से 30 किलोमीटर जाने पर हमारी जो वायु की इंटेंसिटी वो एक नॉर्मल इंटेंसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी प्लेन उड़ते हैं वो उड़ते हैं आपके यहाँ पर 18 से 30 किलोमीटर तक जेट पवन, जेट प्लेन उड़ाए जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर, जो कि हमारे पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को हमसे प्रोटेक्ट करती है। वो कौन सी लेयर पाई जाती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में हम डीप स्टडी आगे करेंगे। और जेट पवन जो उड़ाए जाते हैं वो उड़ाए जाते हैं आपके 18 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका लेयर आ जाती है आपकी मीसोस्फीयर, मध्य मंडल। अब मध्य मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे हम डिस्टेंस ऊपर कवर करते हैं तो यहाँ पर हाइट ज़्यादा अधिक होने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हाइट कितना, जैसे 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो इसका फैक्ट बेस यहीं पर ये इतना यही है। नेक्स्ट आपका पूछता है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी कि वैद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूं वैद्युत आवेशित कण। यहां पर वैद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। तो जितने भी हमारी रेडियो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स का रिफ्लेक्शन होता है वो कहां से होता है, वो होता है आपका आइनोस्फीयर से, यानी कि आइनोस्फीयर से। अब यहाँ पर एक चीज और होती है, यहाँ पर होती है कि टेम्परेचर एक साथ इंक्रीज करता है। एक साथ इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि यहाँ धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था, यानी कि पर किलोमीटर जाने पर 6.5 डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ जाने के बाद में टेम्परेचर क्या होता है, एक साथ इंक्रीज कर जाता है। तो इसका पॉइंट ये था। अब लास्ट हमारा बचता है आपका एक्सोस्फीयर, वाह्य, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाह्य मंडल। अब यहाँ पर
एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यहाँ तक वर्क करता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे सैटेलाइट्स, जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कि आपका नियो, जियो, लियो सैटेलाइट्स, विभिन्न प्रकार के जो जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं वो एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं, वो करते हैं आपके एक्सोस्फीयर्स पर। और यहाँ जाने के बाद में गैसेस होती हैं, गैसेस का कंसंट्रेशन वो खत्म होता चला जाता है, और यहाँ के बाद में जो आपकी भारी गैसेस होती हैं वो नीचे यहाँ तक रह जाती हैं, और आपकी सारी गैसेस, हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक है, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा होने के बाद में तो वो उन गैसों का मिश्रण अलग हो जाता है। तो ये तो थे हमने आज की क्लास में, बस इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।